गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर पढ़ना है आप लोगों को। कुछ पढ़े उढ़े हैं पहले से, कुछ जानते हैं? कई दिन बाद पेपर है। पेपर कब है? हाँ, वाह वाह वाह। मुस्कुराओ, सिलेक्शन की कगार पे हो। मतलब 2 तारीख को पेपर है, कितने कॉन्फिडेंस से, और कंप्यूटर कुछ नहीं पढ़े हैं। हम पिलाएंगे क्या गोल गोल के? बताइए, कैसे काम चलेगा? प्रैक्टिस बैच है ना ये? फिर भी नहीं पढ़े? हाँ, रेगुलर नहीं चलता। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस कराया जाएगा ना, कि थ्योरी पढ़ाई जाएगी? दोनों। नहीं पढ़ाएंगे थ्योरी। अब कैसे होगा काम, बताओ? आप लोग सब जो है, यही तो आजकल के समस्या सबसे बड़ी यही इसीलिए हो रही है। सिलेक्शन ना होने के पीछे कारण यही है कि आप लोग जो है सोचते हैं कि कोचिंग वाले सब करा देंगे। लेकिन आज कोचिंग, समझ लीजिए ना कि आज पेपर का पैटर्न देख ही रहे हैं कैसे बदल रहा है। कब क्या पूछ रहे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि इस बार ऐसा हो गया तो हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। अभी पिछला पेपर किस पैटर्न पे हुआ, हो सकता है इस बार बहुत सरल आ जाए, हो सकता है बहुत टफ आ जाए, हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। तो इसलिए आप लोग थ्योरी पढ़ा करिए भैया। सिलेक्शन लेना है ऐसा तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं है आज के समय में कि सीट के हिसाब से 2 गुना लोगों ने फॉर्म भरा है। सीट के हिसाब से 10 गुना फॉर्म भरा गया होगा, 20 गुना 50 गुना फॉर्म भरा गया होगा। तो इसीलिए सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि अगर मान लीजिए इस बार गलती हो गई, हो सकता है बाई चांस कि आप सेलेक्ट हो जाएं, बहुत अच्छी बात है अगर सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं से कोई चूक होती है तो अभी परेशान न होइएगा, क्योंकि आप अभी इस एज में नहीं है कि अब यही अंतिम मौका था, अब तो दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपको दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है तो आप लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़िएगा। और थ्योरी पढ़ने के लिए कोई किताब लीजिएगा, क्योंकि हम एक निश्चित समय सीमा होगी भाई कि हमको 1 दिन 2 दिन 4 दिन मिलेगा, हम उसमें आपको कितना पढ़ा सकते हैं। और जब आप अपने से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है कि हमको कितना पढ़ना चाहिए, सिलेबस में क्या दिया है, किताबों में क्या दिया है। उसमें आप एक चीज सीखेंगे तो फिर आपको दूसरी चीज समझने की, सीखने की इच्छा जगेगी। तो इसलिए किताब से पढ़ा करिए। फिर आप प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी टीचर को, किसी यूट्यूब को, किसी कोचिंग को, या किसी तरीके से कोई गाइडेंस लेनी हो तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। अब आप लोग कोचिंग को अपना तो बिल्कुल माँ बाप समझ लेते हैं कि को पैदा किए हैं हमको, कोचिंग वाले ही हमको पार कराएंगे क्योंकि ये कर्जा खाए हैं। है ना, 1 2 4 हजार दे देंगे, सोचेंगे कर्जा खाए हैं तो पास तो करीबे करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, आज के समय में ऐसा नहीं हो सकता है ना। चलिए, ऑनलाइन वाले लोग भी जो यहाँ पर हैं, कोई कह रहा है पढ़े नहीं, पढ़े नहीं हो तो हमको सबको पता ही चल गया। आप लोगों का चेहरा बता रहा है कि पढ़े नहीं है। पढ़े होते और पढ़ रहे होते तो अब तक इच्छा जगाए होते कि हमें कंप्यूटर पढ़वाइए, हमको जानना है, हमारे अंदर क्यूरोसिटी बनी हुई है कि इसका क्या होगा। लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो जो पढ़ा दिया जा रहा है पढ़े जा रहे हैं। चलिए, हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज से सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर। देखिए, हमें सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हम प्रैक्टिस बैच के लिए हम यहाँ पर हैं। तो प्रैक्टिस बैच का मतलब हमारा तो फंडा यही है कि हम आपको प्रैक्टिस कराएं, और प्रैक्टिस के थ्रू जो क्वेश्चन आए उसमें हम आपको जो डाउट्स हो रहे हैं वो क्लियर करें। तो इसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप, जैसे आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ाया, कल हम जो भी पढ़ाने वाले हैं उसका टॉपिक आज हम आपको बता देंगे। अभी सरल तरीका ये है कि 1 घंटा 2 घंटा निकाल कर आप उस टॉपिक को थोड़ा सा थ्योरी पढ़कर आइएगा। और अगर आपके पास कोई किताब हो तो उस किताब में जो सवाल दिए हो उनको एक बार हल कर लीजिएगा, ताकि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो उन क्वेश्चन को आप अपने पास रखिएगा, कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हम पूछ के क्लियर कर लेंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे आज हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको पहले से नहीं पता था, लेकिन कल जो पढ़ाएंगे उसके बारे में आज बता देंगे, तो कल उसको पढ़ कर आइएगा। ठीक। हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं टॉप कंप्यूटर, सब्जेक्ट है हमारा, जिसमें आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे, टॉपिक का नाम है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। यानी हम कंप्यूटर की संरचना पर बात करेंगे, कंप्यूटर की बनावट पर बात करेंगे, कंप्यूटर किस संरचना पर काम करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेस होती है वो कैसे आपस में जुड़ी होती हैं, कैसे हमारा डेटा कंप्यूटर से, यानी हम इनपुट देते हैं तो कैसे वो सीपीयू में पहुंचता है, फिर वो कैसे आउटपुट में पहुंचता है, या आउटपुट के लिए कैसे हमारे पास आता है, ये सब कुछ हमको समझना है।
तो पहले तो आपको यह जानना होगा कि कंप्यूटर का जो काम है वो क्या है। तो आप कहते हैं कि कंप्यूटर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसका काम होता है कि डेटा को प्रोसेस करना। यानी आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। और डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि जब आप कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं तो उस प्रोसेस करने का काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। अब डेटा क्या होता है, कोई बताइए, डेटा क्या होता है आपके हिसाब से? कंप्यूटर में डेटा शब्द का अर्थ क्या है? एक डेटा होता है, एक डाटा, क्या दोनों एक ही वर्ड है कि अलग अलग है? डेटा और डाटा, आप लोग कहते हैं डाटा, या दोनों शब्द जब भी कहीं भी डेटा शब्द मिले उसका अर्थ एक ही होता है या इसके दो अर्थ हो सकते हैं? बताइए। गलत, बहुत तेज बोल रहे थे इसीलिए तुमको साफ बता दिए, गलत। बताइए भैया, ऑनलाइन वाले लोग भी बता सकते हैं। डेटा और डाटा दोनों शब्द मान लीजिए लिखने में लिखावट एक ही जैसी है, लेकिन कभी कभी हम लोग बोलते हैं डेटा, कभी बोलते हैं डाटा। जैसे एक शब्द होता है मेन्यू, MENU, कंप्यूटर में मेन्यू बोलते हैं और जो खाने पीने वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं मीनू बोलते हैं, मीनू, है ना। तो शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। वैसे ही डेटा शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ दो अलग अलग है। जैसे कंप्यूटर में बात करते हैं तो कंप्यूटर में डेटा का मतलब होता है कि हम कोई भी शब्द जैसे मान लीजिए हम एक अल्फाबेट ले लें ए, हमने एक नंबर ले लिया 1, हमने एक अक्षर ले लिया ये, तो हम इनसे की बात करें तो ये सब क्या है? ये एक रॉ डेटा है, जिनको हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसे डेटा है जिनका कोई अपना अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये किसी दूसरे शब्द या दूसरे कैरेक्टर के साथ मिलेंगे तो मिलने के बाद ये कोई यूजफुल वर्ड बनते हैं। तब आप ऐसे कह सकते हैं कि डेटा का मतलब कि कोई भी अक्षर या शब्द जिसका अकेले का कोई अर्थ न हो उसको हम डेटा कहते हैं, उसे हम रॉ डेटा कहते हैं। और यही रॉ डेटा जब आपस में कई सारे शब्दों के साथ मिलते हैं तब जाकर आपका एक मीनिंगफुल डेटा बनता है। और इसी मीनिंगफुल डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्ट कहते हैं। इसी मीनिंगफुल डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्ट कहते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में डेटा का मतलब आप साधारण शब्दों में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल, या ऐसा वर्ड या ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, वो आपका क्या है? डेटा है। और यही डेटा जब हमारे पास, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी होता है जो कई सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करता है, जिसको हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर, वहां डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई, ठीक। शब्द लिखावट एक जैसी है लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसीलिए कहीं पर लोग डेटा बोलते हैं, कहीं पर लोग डाटा बोलते हैं। ऐसा जैसे आजकल जनगणना में अलग अलग लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है तो उसको बोला जाएगा डाटा कलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाता है? डेटा बोला जाता है, ठीक। तो ये हो गया डेटा। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग कुछ डिवाइस यूज करते हैं और वही डिवाइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के तौर पर समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या है या इसकी क्या परिभाषा है। तो आप लिखा हुआ है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब कंप्यूटर सिस्टम के डिजाइन और बनावट से है। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ऐसी कई सारी डिवाइस होती हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे पास डिवाइस होती है जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ऐसी कई सारी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। आप इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा देते हैं, फिर वो डेटा आपकी मेमोरी या सीपीयू के पास पहुंचता है और फिर सीपीयू उसको 3 अलग अलग भागों में बांट देता है। सीपीयू उसको कंट्रोल यूनिट के पास भेज देता है, उसको एएलयू के पास भेज देता है, उसको मेन मेमोरी के पास भेज देता है, और फिर यहाँ पर पूरा डेटा आपका प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद आपका डेटा आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपके पास पहुंचा दिया जाता है। तो हमें जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि पहले इनपुट है, फिर सीपीयू है, फिर आउटपुट है, इसी को समझने के लिए हमारे पास एक शब्द प्रयोग किया गया है जिसको हम आर्किटेक्चर कह रहे हैं, जिसको हम बनावट कह रहे हैं। फिर लिखा हुआ है कि इट कंपासेस द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनैलिटी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। मतलब इसमें कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे संगठन की संरचना, उनके फंक्शन करने का तरीका
और उनके इम्प्लीमेंटेशन कैसे उन पर काम लागू होगा उन सारी चीजों को समझाता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये लागू होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, यानी कि आपका कंप्यूटर में जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे अभी हम लोग आगे समझेंगे कि क्या कंप्यूटर में सिर्फ एक तरीके की संरचना प्रयोग होती है या कई तरीके की, तो हो कई तरीके की सकती है, लेकिन आज के समय में हम लोग जिस स्ट्रक्चर या जिस आर्किटेक्चर पर काम कर रहे हैं उसका नाम स्पेसिफिक है। पहले संरचना का तरीका अलग था, इसलिए पहले कंप्यूटर धीरे काम करता था। आज के कंप्यूटर में स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए कंप्यूटर फास्ट काम करता है। आपकी मोबाइल का आर्किटेक्चर अलग है, इसलिए मोबाइल कम काम करता है या धीरे काम करता है। तो सबकी अपनी अपनी संरचना है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस कैसी होगी ये डिपेंड करेगा उसके आर्किटेक्चर पर। उसकी एफिशिएंसी, उसका दक्षता यानी कि उसका काम करने का तरीका कितना ज्यादा या कम होगा ये उसके आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता कितनी है किस पर डिपेंड करता है, तो वो भी आपके आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। ठीक, आपके जो कंप्यूटर में आर्किटेक्चर होते हैं वो बेसिकली जो है 3 तरीके के आप लोग देखेंगे। उसमें से भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर है, जो सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर है, वो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, जिसका नाम है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। हम लोग आज के समय में अगर कंप्यूटर चला रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर की जो बनावट है वो बनावट क्या नाम से जानी जाती है, उस बनावट को हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। इसका नाम वॉन न्यूमैन इसलिए रखा गया क्योंकि इसको आर्किटेक्चर को देने का काम ही किसने किया है, वॉन न्यूमैन ने किया है। इसमें होता क्या है कि जैसे बेसिकली हम लोगों ने देखा कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, आज के कंप्यूटर में मेमोरी 2 तरीके की होती है, एक मेन होती है और एक आपकी सेकेंडरी होती है ना। पता ही होगा आपको, और नहीं पता होगा तो कल हम लोग डिवाइस पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। मेन मेमोरी में बात करते हैं तो मेन मेमोरी में आपकी रजिस्टर आती है, मेन मेमोरी में ही आपका रैम आता है, और मेन मेमोरी में ही आपका कौन सा आता है, रोम आता है। बाकी सेकेंडरी को अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि सेकेंडरी यहाँ मेन है ही नहीं, यहाँ हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है क्योंकि इसका कोई बेसिक फंक्शन नहीं है। इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करना है। आप कहते हैं कि जैसे कंप्यूटर में मेमोरी का काम क्या है, जैसे हमारे पास दिमाग है तो हमारे दिमाग का काम क्या है, तो हमारे दिमाग का काम स्टोर करना भी है। हमारे दिमाग का काम स्टोर ऐसे करना है कि हम भविष्य में उसका जब चाहे तब प्रयोग कर सके। लेकिन आज के समय में हम लोग एडिशनल मेमोरी के लिए अपने पास कॉपी रखते हैं, अपने पास फोन रखते हैं कि हम लोग उसमें भी चीजें सेव कर सकें, बट वो हमारे बेसिक फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बेसिक फंक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ हमारा दिमाग करता है, जैसे हमारा कंप्यूटर में मेन मेमोरी है। तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसके स्ट्रक्चर के आधार पर आपने कंप्यूटर को 3 बनावटों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग होने वाली बनावट है जिसको हम लोग कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ये वाली। इसमें आप देखिएगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सारी की सारी जो डेटा है आपके जो मेमोरी है उसमें 2 तरीके के डेटा सेव होते हैं। यही आपका डेटा भी सेव होता है, डेटा यानी कि आप जो भी कुछ इनपुट के थ्रू देते हैं वो आपका यहीं आएगा, और जो भी कंप्यूटर में आपने प्रोग्राम सेव किए होंगे वो सब भी कहां पर सेव होगा, तो वो सब भी आपका मेमोरी यानी मेन मेमोरी में सेव होगा। मेमोरी लिखा है इसका मतलब मेन मेमोरी की बात हो रही है। तो डेटा और प्रोग्राम दोनों इसी मेमोरी में, मेन मेमोरी में सेव किए जाते हैं, और यहीं से जिसके पास पहुंचाना है वो पहुंचाया जाता है। तो इस आर्किटेक्चर को हम लोग कहते हैं कि यही आर्किटेक्चर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। इसकी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है आप यही समझिएगा, जैसे हमारा दिमाग है, अब इसी दिमाग में आप डेटा भी सेव किए हो, इसी दिमाग में आप कोई प्रोग्राम भी सेव किए हो, इसी दिमाग में आप किसी की बात भी सेव किए हो, तो इसका मतलब इस पर लोड ज्यादा है, तो जब ये एक्शन करेगा तो इसको कम ज्यादा समय भी लगेगा, हीट भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। भाई ज्यादा प्रोग्राम आप ज्यादा टास्क करवाएंगे तो हीट जल्दी हो जाएगा, तो गर्म हो जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपका मोबाइल भी वही सेम फंक्शन करता है, लेकिन मोबाइल में आपको कूलर या जैसे ऐसा कूलिंग डिवाइस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें आपके कूलिंग डिवाइस लगी होती है, क्योंकि वो हीट इतना ज्यादा हो रहा होता है कि उसको ठंडा करने के लिए आपने एक अलग से डिवाइस उसमें लगा रखी है। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उस पर लोड ज्यादा पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यह मेमोरी और सीपीयू को अलग अलग रखता है। इसमें सारे के सारे डेटा जो है वो मेमोरी के अंदर रखे होते हैं। सारे के सारे प्रोग्राम यानी सारे इंस्ट्रक्शन आपके मेमोरी में रखे होते हैं और फिर यहाँ से सीपीयू को दिए जाते हैं।
सीपीयू का मतलब अब मेमोरी अलग कर दी आपने, तो सीपीयू के दो भाग बचे, कौन कौन से, एक सीयू और एक एएलयू। तो जब आप मेमोरी से डेटा सीयू को देंगे या मेमोरी से डेटा एएलयू को देंगे, तभी जाकर आपका फंक्शन पूरा होगा, और जब फंक्शन पूरा होगा तभी आपको आउटपुट मिलेगा। दूसरा, अगर हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो ये वाला आर्किटेक्चर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको मोबाइल में देखने को मिलता है, मोबाइल में देखने को मिलेगा, ये आपको टैबलेट में देखने को मिलेगा, या किसी छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। यह इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए अलग अलग बसों का इस्तेमाल करता है, ये एक साथ डेटा नहीं ट्रांसफर करेगा। इसके लिए दो अलग अलग डायरेक्शन बने होते हैं कि एक तरफ से डेटा ट्रांसफर होंगे और एक तरफ से प्रोग्राम ट्रांसफर होगा। तो इसमें एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेकिन ये सरल तरीके से काम कर पाता है, इसमें उतना ज्यादा हीटिंग कैपेसिटी नहीं होती है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा आर्किटेक्चर भी है जिसको लोग कहीं कहीं पर प्रयोग करते हैं। आज के समय में हम लोग कहीं कहीं पर इस तरीके का भी आर्किटेक्चर देख सकते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा, हमारे लिए ज्यादातर कॉमनली जब भी पूछा जाएगा तो यही दो पूछे जाते हैं। इसको एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये आपके इंस्ट्रक्शन मतलब समझ रहे हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता, प्रोग्राम क्या होता है, पहले प्रोग्राम की परिभाषा बताइए, बताइए प्रोग्राम की परिभाषा बताइए, बोलो भैया। प्रोग्राम में नहीं पता और प्रोग्राम कहां सेव होता है ये पता कर लिए, बताइए प्रोग्राम क्या है। अमन जायसवाल, निकेश, करण, बताइए भैया प्रोग्राम किसे कहते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम शब्द का अर्थ क्या है, निर्देश क्या होते हैं, ये तो किताब वाली भाषा हो गई। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, निर्देश। बताओ, तुम लोग कंप्यूटर चलाते हो, इंजीनियर बनने जा रहे हैं, और वास्तविकता ऐसी है कि अभी इंजीनियर शब्द की स्पेलिंग आप लोग गड़बड़ कर देंगे। ये इंजीनियर, मैथमेटिक्स, ये सब तो बहुत ऐसे शब्द हैं जो बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, और आप लोग भी गड़बड़ कर देंगे। और बनने चले हैं क्या, इंजीनियर। आप ही लोगों को कहते हुए हंसी आ जाती ना कि इंजीनियर बनने जा रहे हैं हम लोग। चलिए खैर कोई बात नहीं। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जैसे कंप्यूटर में, अभी देखिए सामान्य शब्दों में हम डेटा बोल रहे थे, वही डेटा इंस्ट्रक्शन बन जाता है तब जब हम लोग लो लेवल लैंग्वेज की जगह कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, हाई लेवल। हाई लेवल क्या होती है, हाई लेवल में कोडिंग यूज होती है। तो जब हम कोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ कोडिंग क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। कोडिंग क्या होती है, तो आप कहेंगे कोडिंग का मतलब कि जब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि अलग अलग तरीके के शब्दों को एक साथ मिलाकर कोई कोड बनाते हैं, तो वही कोड मिलकर प्रोग्राम बनाता है और वही प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बनाता है। तो जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का कोई मतलब नहीं है, जैसे शब्द का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसका कोई अर्थ न निकल जाए। तो वैसे ही यहाँ पर हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही सारे प्रोग्राम मिलकर हमारे लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे या कोई पर्टिकुलर काम करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास ये तीन तरीके के स्ट्रक्चर है, जिसमें से इसकी बात करते हैं तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर मतलब क्या है। इसका काम यह होता है कि यह सीमित इंस्ट्रक्शन सेट का इस्तेमाल करके सादगी और दक्षता पर जोर देता है। मतलब इसके अंदर आप मल्टीपर्पस फंक्शन पहली बात नहीं कर सकते, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन डालेंगे ये सिर्फ पर्टिकुलर उसी काम को करता है। यहां पर आप लोग इससे मल्टीपर्पस फंक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपने इसके अंदर प्रोग्राम सेव कर दिया और प्रोग्राम आपके कई अलग अलग तरीके के कामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला और पहला वाला, कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है और हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है। इसको समझिएगा कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब कुछ मेमोरी में सेव होता है, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेमोरी में डेटा अलग सेव होते हैं और प्रोग्राम अलग सेव होता है। डेटा अलग तरीके से पास किया जाएगा और प्रोग्राम अलग डायरेक्शन में पास किया जाएगा, जिससे क्या होता है,
समय भले ही ज्यादा लगेगा, हीटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और आपके काम करने का तरीका क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो ये आपका मोबाइल में यूज होता है, ये आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज होता है। आगे बात करते हैं कि हम लोग अगर इसकी बात करें, जो कि आपको यहां पर पीछे दिया गया था, मेमोरी, देखिए लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो हमने पहले स्लाइड में आपको बताया था कि आर्किटेक्चर में किन किन चीजों की बात की जा रही है। तो एक हमारे सीपीयू की बात की जा रही है, एक हमारे मेमोरी की बात की जा रही है, और एक हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात की जा रही है। इनपुट आउटपुट डिवाइस हम लोगों के पास एक टॉपिक है, इसलिए अभी इसके बारे में ना जानिए, बस इतना जानते ही हैं आप लोग कि इनपुट डिवाइस से डेटा इन होता है, आउटपुट डिवाइस से डेटा आउट होता है। मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो मेमोरी हमारे डेटा को स्टोर करती है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि डेटा के साथ साथ कंप्यूटर के अंदर जितने भी चीजें स्टोर होने का काम होता है वो सब कहाँ सेव होती है, मेमोरी में जाती है। और मेमोरी के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे रजिस्टर अलग चीज सेव करता है, रैम अलग सेव करता है, रोम अलग सेव करता है। तो कौन सा डेटा कहाँ जाता है उसकी बात हम लोग जब स्टोरेज पढ़ेंगे तब करेंगे। सीपीयू का काम क्या होता है, सीपीयू का काम होता है कि ये ओवरऑल प्रोसेसिंग का फंक्शन करता है। और सीपीयू के 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक मेमोरी वाला भाग ये दिया हुआ था, एक सीयू वाला भाग होता है जो कंट्रोलिंग का काम करता है, और एएलयू वाला भाग होता है जो अर्थमेटिक यानी कि गणितीय डेटा को करता है। गणितीय डेटा यानी जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, भाग करने का काम करता है। लॉजिकल यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन या इज इक्वल टू जैसे फंक्शंस को पूरा करता है। तो लॉजिकल फंक्शंस को भी यही करता है, अर्थमेटिकल फंक्शन को भी यही करता है। ओवरऑल कब कह सकते हैं कि कंप्यूटर का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग का फंक्शन कौन पूरा करता है, तो वो एएलयू करता है। ठीक, ओवरऑल सीपीयू कर रहा है, लेकिन जब सीपीयू के पार्ट्स की बात आएगी तो कौन कर रहा है, एएलयू कर रहा है। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे यहां पर आइएगा तो यहां पर देखिएगा क्या दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कुछ नाम दिए हुए हैं। जैसे एक नाम दिया हुआ है x86 आर्किटेक्चर। आप कहेंगे इसका नाम ऐसा क्यों है, इसका नाम आप बस इतना ये कह रहे हैं, ये तो पता ही है बनावट, ये कंपनी जिसने बनाया है उसने इसको नाम दे दिया है। इसमें ARM आर्किटेक्चर है, तो जिस कंपनी ने बनाया है उसने नाम दे दिया है ARM आर्किटेक्चर। कौन बनाया है, ARM लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर पावर आर्किटेक्चर, तो ये अलग अलग आर्किटेक्चर, यानी कि जैसे आप कोई भी घर बनाने जाते हैं तो घर को बनाने में कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कुछ अलग अलग टाइप हो सकते हैं कि आपको किस टाइप का घर चाहिए, आपको कॉमर्शियल चाहिए कि आपको पर्सनल चाहिए, या आपको ऑफिशियल चाहिए, या आपको सोशल चाहिए, कैसा चाहिए। तो जिस तरीके का घर वैसे ही आप अलग अलग नाम दे रहे हैं। तो वैसे ही हमारे आर्किटेक्चर के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे इसका नाम देखिएगा x86 आर्किटेक्चर। आप कह रहे हैं ये ज्यादातर पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग ज्यादातर ऐसे कंप्यूटर जो किसी निजी काम में प्रयोग हो रहे हो, या फिर ऐसे कंप्यूटर जो सर्वर जो बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग हो रहे हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जिसमें आपको CISC और RISC दोनों तरीके के कंप्यूटर के फंक्शंस देखने को मिलते हैं। अब ये CISC और RISC क्या है इसको भी आगे समझेंगे। ARM आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये मोबाइल डिवाइस में प्रयोग होता है, क्योंकि ये पावर एफिशिएंसी को कम करता है और सिंप्लिसिटी को बढ़ावा देता है। पावर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो कॉमनली फाउंड इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, लाइक जैसे आप कोई मैथमेटिकल फंक्शन बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं, जैसे आप सुपर कंप्यूटर की बात कर लें, आप किसी रिसर्च सेंटर में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर की बात कर लें, आप मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर लें, तो वहां पर ये वाला आर्किटेक्चर प्रयोग होगा। तो ये टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मोबाइल में है, कौन सा कंप्यूटर में है, कौन सा हाई लेवल डिवाइसेस में यूज होता है, कौन सा पर्सनल डिवाइसेस में यूज होता है, कौन सा आपके मोबाइल में यूज होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नाउ आगे बात करते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास कुछ मेमोरी के टाइप्स दिए हुए हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी पता है। सबसे पहले आप हमें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आपके कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, एग्जाम्पल आपके सामने है, ये सब बताइए, बोलिए भैया। कोई कह रहा था कि प्रोग्राम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल नहीं। बोलिए, फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ये तो बहुत सरल का सवाल है।
ऑप्शन आपके सामने है, वही ऑप्शन है। कैश, कैश कह रहे, बोलिए। ऑनलाइन में किसी को पता हो तो बताइए भैया। फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कैश कह रहे हो, सुन लिए, बाकी लोग बताइए। रैम कोई कह रहा है क्या? सुनील कुमार जी कह रहे हैं सीपीयू, फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। बोलो बोलो, जैसे लग रहा है कि मक्खी की तरह भिनभिना रहे हो, तेज से बोलो। रोज रजिस्टर, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कोई मेमोरी थोड़ी ना है, मेमोरी का बाप है। आपको हमने कहा ये एग्जाम्पल है, ये तो मेन मेमोरी कहाँ एग्जाम्पल है? ये अगर दिया हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा, ये मेमोरी नहीं, इसके अंदर मेमोरीज होती हैं। अभी ऊपर आपको पीछे समझाए भी, मेन मेमोरी के अंदर रजिस्टर है, कैश है, रैम है, रोम है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, फ्लैश डिस्क है, टेम्परेरी मेमोरीज हैं। रजिस्टर, फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कौन सी है? रजिस्टर। कैश कह सकते हैं, लेकिन तब कह सकते जब यहां पर कंप्यूटर नहीं लिखा होता तो हम कैश कह सकते थे। कैश मेमोरी की विशेषता यह होती है कि कैश मेमोरी कैसी होती? एम्बेडेड होती है। एम्बेडेड का मतलब जैसे हिंदी में कहें कि संलग्न होती है, दिखाई नहीं देती है, बस आप इसको महसूस करते हैं। कैसे महसूस करते हैं? इसका एक अच्छा एग्जांपल आपके पास है। आप मोबाइल चलाते हैं, जब आपकी मोबाइल में कभी डेटा फुल हो जाता है, डेटा मतलब आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, तो आपकी स्क्रीन पर लिखकर आता है योर कैश डेटा हैज बीन फुल। आप कहते हैं कैश मेमोरी हमको कहीं दिखी नहीं, ना ही हमने कभी उसको निकाला है, ना ही हमने कभी उसको मार्केट में देखा है। इसका मतलब आपकी मोबाइल में कहीं ना कहीं कैश मेमोरी है जो आपके डेटा को स्टोर कर रही है, लेकिन वो परमानेंट नहीं स्टोर करती, वो टेम्परेरी स्टोर करती है। फिर कैसे फुल हो जाता है? जब वो टेम्परेरी स्टोर करती है। जैसे मान लीजिए कि आपने मैसेज किसी को टाइप किया और टाइप करने के बाद भेजा या नहीं भेजा, मान लीजिए आपने भेजा नहीं, आपने डिलीट कर दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके कैश मेमोरी में जाकर सेव हो गया है। अब जब तक आप अपने फोन को रीस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक वो डेटा आपके कैश मेमोरी में पड़ा रहेगा। तो ऐसे कई सारे डेटा हैं जो आपके कैश मेमोरी में पड़े रहते हैं और आप फोन बंद होने ही नहीं देते हैं। जब फोन कभी बंद नहीं होगा तो वो कैश मेमोरी का डेटा धीरे 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 एक दिन क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो ऐसे में आपको लिख कर आ जाता है कि कैश डेटा हैज बीन फुल। रजिस्टर और कैश की विशेषता ये होती है कि ये दोनों ही एक जैसा काम करती हैं, बशर्ते कि रजिस्टर को हम अलग से इंप्लीमेंट कर, अलग से इंस्टॉल करते हैं आपके सीपीयू के अंदर, और कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू के साथ लगी हुई मिलती है। अगर हम मोबाइल की बात करें, अगर हम टैबलेट की बात करें, या कोई भी ऐसी डिवाइस जहां सीपीयू अलग से नहीं होगा, उसमें कैश मेमोरी पाई जाती है। जहां सीपीयू अलग से होगा, जैसे आप कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर देखे हो ना, जो सीपीयू अलग से होता है, स्कैनर अलग होता है, प्रिंटर अलग होता है, माउस अलग होता है, तो उस स्ट्रक्चर में आपको रजिस्टर दिखाई देता है। लेकिन आप लोग ज्यादातर आजकल पर्सनल डिवाइस यूज कर रहे हो, भाई मोबाइल चला रहे हो, तो आपकी मोबाइल में कैसी मेमोरी है? कैश मेमोरी है। फंक्शन दोनों का एक है। फंक्शन क्या है कि रजिस्टर आपके डेटा को सीपीयू तक पहुंचाने का काम करती, सीपीयू का मतलब सीयू और एएलयू में पहुंचाने का काम करती है। ठीक, रजिस्टर कैसी मेमोरी थी? जैसे अभी तक फंक्शन ऐसे हो रहा था कि हम डेटा भेजे आपको कि आपको प्रोसेस करना है और आगे पहुंचाना है। अभी हमारा एक काम था मैथमेटिकल फंक्शन करना, अब हमारा काम बढ़ रहा है, हम आपको मैथमेटिकल फंक्शन भी दे रहे हैं, आपको टाइप करने को भी दे रहे हैं, आपको इंटरनेट चलाने को भी कह दे रहे हैं, आपसे गेम खेलने को भी कह दे रहे हैं। आप कहेंगे लोड बढ़ रहा है, जब लोड बढ़ेगा तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आप हैंग होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में हमने क्या किया कि हमने अपने बीच में एक मेमोरी विकसित कर ली जिसको नाम दे दिया रजिस्टर। कि रजिस्टर कहेगा कि अगर आप कोई काम कर रहे होंगे तो हम आपके डेटा को अपने पास रखेंगे,
जैसे ही आपका फंक्शन पूरा हो जाएगा हम आपको डेटा दे देंगे, तब आप दूसरा काम करिए, फिर दूसरा पूरा हो जाएगा हम आपको तीसरा काम देंगे। तो डेटा को देने का तरीका हमने बदल दिया, तो इससे आपका सिस्टम क्या हो गया, हैंग होना कम हो गया। अभी हैंगिंग समस्या आती नहीं, पहले आपको देखने को मिला 1-2 साल पहले कि बहुत हैंग हो रहा था, अब धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि हमने मेमोरी में भी मेमोरी को वर्गीकृत कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो उससे काम बट गया। जब काम बट गया तो सिस्टम में कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके कंप्यूटर में ये मेमोरीज होती है, रजिस्टर फास्टेस्ट। अच्छा, यहाँ लिखा भी हुआ था तब भी तुम लोग गलत कर रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने देख लिया तब वो रजिस्टर रटना शुरू कर दिए। यहाँ लिखा है फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी लोकेटेड विद इन द सीपीयू। कैश मेमोरी को स्टोर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा, जो बहुत तेजी से पास कर रहे होंगे उनको ये स्टोर करता है। लेकिन फास्टेस्ट पूछा जाएगा तो रजिस्टर। अगर हम कंप्यूटर नहीं लिखा होता तो हम रजिस्टर और कैश में से क्या लगाते, ये कंफ्यूजन होती, तब हम कैश लगा सकते थे। अदरवाइज क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप रजिस्टर को ही हमेशा लगाएं, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए आपके लिए सबसे फास्टेस्ट कौन सी है, रजिस्टर। मेन मेमोरी जो होती है इसके हिस्से होते हैं जिसमें रैम भी आता है और इसी में आपका रोम भी आता है। अच्छा, यहाँ सिर्फ रैम ही क्यों लिखा है, सिर्फ रैम क्यों लिखा है, क्योंकि पहले रैम पाया जाएगा फिर रोम पाया जाएगा, तो पहले वाले का नाम बस लिख दिया है, इसलिए कंफ्यूज न होइएगा। मेन मेमोरी में आपकी रैम भी आती है और आपकी रोम भी आती है। रैम की विशेषता ये होती है कि वो परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। रोम की विशेषता होती है कि वो परमानेंट होती है। ठीक, बाकी यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिया भी हुआ है कि रजिस्टर है, फिर कैश है, फिर मेन है, मेन के अंदर आपकी सब आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपका फंक्शन होता है। आइए इसको देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें लिखा है कि डिफाइंस द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ सीपीयू कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि आपका जो कंप्यूटर है या जो आपका सीपीयू है वो डेटा को एक पर्टिकुलर सेट में, जैसे आप कहते हैं ना कि पहले हमारा डेटा एक्सेप्ट करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं फेचिंग प्रोसेस करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, है ना। फिर आपका जो कंप्यूटर होता है वो फंक्शंस को भी कई अलग अलग स्टेप में करता है। तो जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है उसी को हम इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। डिटरमाइंस द मशीन लैंग्वेज एंड द फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट पर काम करता है और जो इंस्ट्रक्शन ऑफ सेट आप एक्सेप्ट करेंगे उसी पर यह फंक्शन करता है। एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सब आपके अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम्पल हुए हैं कि किन किन स्ट्रक्चर के आपका वो कंप्यूटर काम करेगा। अब आइए क्वेश्चन पर बात करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए आपको करना क्या है कि जैसे अभी जो क्वेश्चन ऐसे लगे कि अरे ये तो हमको एकदम आ रहा है, उनको छोड़ दीजिएगा। जो आपको ऐसा लगे कि आपके लिए थोड़ा सा नया है, आप उसको वन लाइनर में नोट कर लीजिएगा। तो वन लाइनर में नोट करे रहेंगे तो रिवीजन करने के लिए आपको एक अच्छा खासा क्वेश्चन मिल जाएगा और भरपूर समय है। आप एक लाइन में लिखिए क्वेश्चन और उसके सामने आंसर, बस इतना लिख लीजिए ताकि रिवीजन करने समय आपको दिक्कत ना हो। बताइए कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की मुख्य विशेषता क्या है। अलग अलग मेमोरी होती है कि एक ही मेमोरी में दोनों चीजें होती हैं, एक ही मेमोरी में दोनों चीजें होती, यही तो हम लोग ऊपर बात की है कि वॉन न्यूमैन में एक ही मेमोरी में दोनों चीजें होती हैं, जबकि आजकल के कंप्यूटर में या आजकल की डिवाइसों में आपके दोनों फंक्शन बांट दिए गए ताकि आपका काम करने का तरीका सरल हो जाए और आपके कंप्यूटर की हीट कैपेसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है, सरल है लेकिन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ए ऑप्शन, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, आंसर आपका ए ऑप्शन। अच्छा बताइए सीपीयू की स्पीड को मापने की इकाई क्या है। सीपीयू की स्पीड को कैसे मापा जाता है, यूनिट का नाम बताइए, यूनिट। सीपीयू की स्पीड को मापने की यूनिट क्या है, बोलिए। बताइए, एएलयू सीपीयू का पार्ट है और सीपीयू की स्पीड को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं। हम लोग पढ़े होंगे सुपर कंप्यूटर,
सुपर कंप्यूटर को भी जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा बड़ा होता है और उसकी स्पीड सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए हम एक अलग यूनिट यूज करते हैं और सामान्य कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए एक अलग यूनिट यूज होती है। तो हम फिलहाल सामान्य कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। बोलिए, किताब नहीं छुए हैं कभी आप लोग? ये कक्षा 4 और 5 में जब सीपीयू आता है कंप्यूटर के चैप्टर में, तब उसमें पढ़ाया जाता है। बोलिए भैया, ऑनलाइन में भी कोई बता दे। पूरी क्लास में, पूरे ऑनलाइन में कहीं से कोई बता दे सीपीयू की स्पीड या कंप्यूटर की स्पीड को मापने की इकाई। बाइट? बाइट तो मेमोरी की है ना। हर्ट्स। कंप्यूटर की स्पीड को मापने की इकाई क्या होती है? हर्ट्स। या हम कह सकते हैं और ज्यादा होगी तो गीगा हर्ट्स। गीगा हर्ट्स, ठीक है। और जब हम सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे, सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर के लिए एक इकाई यूज होती फ्लॉप्स। फ्लॉप्स, या इसी को और बढ़िया कर देंगे, और अच्छा कंप्यूटर होगा तो और बड़ी इकाई होगी, और बड़ी इकाई होगी तो पेटाफ्लॉप्स। ये होती सुपर कंप्यूटर की गति। सामान्य कंप्यूटर में हर्ट्स या गीगाहर्ट लिख लीजिएगा। एक्सपीरियंस है आप लोगों को बहुत ज्यादा, कहीं कोई कॉपी पे पेन चला नहीं रहा है। अभी फिर कल पूछेंगे तो फिर सब भूल जाओगे, इतना तेज दिमाग नहीं है। क्योंकि अभी रील्स देखोगे सब भूल जाएगा। रील्स पर दबदबा बनाना है तो लिख लीजिए कहीं। देखो इतना कॉन्फिडेंस कि लिख नहीं रहे, कहीं क्या ऐसे देख रहे समाचार देखने आए हैं। लिखेंगे तो बुद्धि जो है ना एक्टिव रहती है, उसको पता रहता है कि अच्छा चलना है। अभी लिख उक नहीं रहे तो सोच रही कि ऐसे सो रहे हैं ये लोग। शॉर्ट में लिख लीजिए जैसे आपको लगे, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा ना। और थोड़ा कल हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस, थोड़ा पढ़कर आइएगा। क्योंकि देखिए कम से कम पेपर ऐसा दीजिए कि भाई सिलेक्शन न सिलेक्शन अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट पूरा प्रयास तो आपका रहे ना। कंप्यूटर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जितने टॉपिक हैं उतना दिन क्लास चलेगी। इसीलिए क्योंकि ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा हम पढ़ाते रह जाएं और आपका पेपर आ जाए फिर आप कहें अरे ये वाला तो छूट गया। तो एक टॉपिक एक दिन बहुत है, इसलिए आप थोड़ा पढ़कर आइए, थोड़ा हम पढ़ा देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का ये हो गया, सीपीयू का ये हो गया। बाकी आप लोग जानते ही हैं सीपीयू को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का केंद्रीय भाग किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सीपीयू को। आइए इसका बताइएगा, कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैश मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? कैश मेमोरी को और किन किन नामों से जाना जाता है? आप कहेंगे कैश मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू मेमोरी। कैश मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? कैश मेमोरी को हम लोग एम्बेडेड मेमोरी कहते हैं। ऊपर बताए थे ना संलग्न मेमोरी, एम्बेडेड मेमोरी कह लीजिए। ठीक, चलिए क्या बता रहे हैं? डी, बी। सेकेंडरी स्टोरेज बढ़ाने के लिए कुछ ऑप्शन है ही नहीं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल करने का काम सीपीयू करेगा, ना कि कोई मेमोरी करेगी। प्रोग्राम को कंपाइल करने का काम सॉफ्टवेयर करेगा, ना कि कोई मेमोरी करेगी। तो आंसर आपका क्या बचा? बी ऑप्शन। क्या है ऑप्शन बी? ऑप्शन बी कह रहा है कि ये स्पीड गैप को कम करता है। स्पीड गैप को कम करता है, जैसे आप बहुत तेजी से डेटा ट्रांसफर कर रहे थे तो हमने डेटा ट्रांसफर करने की गति को क्या कर दिया? कम कर दिया। कि हमने डेटा आपको दिया, फिर आप किसी और को दो, फिर आप किसी और को दो, ताकि उसी बहाने टाइम बढ़ जाएगा और आपको काम करने का समय मिल जाएगा। आप आराम से काम कर पाएंगे, आपके ऊपर लोड नहीं बढ़ेगा। जब लोड नहीं बढ़ेगा तो आपको हैंग करने में समस्या नहीं आएगी। ठीक, आइए आगे देखिएगा। बताइए इंस्ट्रक्शन साइकिल के मुख्य चरण क्या है? आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या वो उसको सीधे एग्जीक्यूट करता है या उसको अलग अलग तरीके से पहले काम पूरा करेगा?
पहले क्या करेगा कि पहले एक्सेप्ट करेगा। आप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो किस भाषा में देंगे, हाई लेवल में। और कंप्यूटर हाई लेवल नहीं जानता है, कंप्यूटर क्या जानता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जानता है, या आप कह लें लो लेवल लैंग्वेज जानता है। तो जब आप कंप्यूटर में डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं फेच। फिर उसको एक्सेप्ट करने के बाद डिकोड करेगा, यानी अपनी भाषा में बदलेगा, और फिर बदलने के बाद उस पर काम शुरू करेगा, यानी उस पर एग्जीक्यूट करेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, पहले फेच, फिर डीकोड, फिर एग्जीक्यूट, फिर आता है कोड, फिर आपको देता है रिजल्ट। RISC आर्किटेक्चर की मुख्य विशेषता क्या है, बताइए। डी, ओनली मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन, नहीं। बी ऑप्शन, सिंपल इंस्ट्रक्शन विथ फिक्स्ड लेंथ। वहीं तो आप पढ़े थे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। तो ये आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, यानी इंस्ट्रक्शन को अलग अलग भागों में बांट देता है, और वो जिस इंस्ट्रक्शन पर काम करेगा वो सिर्फ उसी आधार पर फंक्शन कर सकता है। तो सिंपल इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, डिवाइड कर देता है, उसको सरल बना देता है। पाइपलाइनिंग का मुख्य लाभ क्या है, पाइपलाइनिंग का मुख्य लाभ क्या होता है, पाइपलाइनिंग का मुख्य लाभ, पाइपलाइनिंग क्या होती है समझिएगा। पाइपलाइन क्या होता है, कंप्यूटर की भाषा में पाइपलाइन का मतलब होता है कि जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं कि आपको ये काम करना है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का जो समय सीमा होती है, उसी समय सीमा को क्या कहते हैं, पाइपलाइन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम लिमिट दिया जाता है, उसी टाइम लिमिट को क्या कहते हैं, पाइपलाइन कहते हैं। तो पाइपलाइन क्या होता है कि आपके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की थ्रूपुट को बढ़ाता है। तो आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। क्लॉक स्पीड से कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या, क्लॉक स्पीड को कंप्यूटर की स्पीड कहा जा सकता है क्या, कहा जा सकता है। क्लॉक स्पीड को कंप्यूटर की स्पीड कहा जा सकता है। जैसे आप एक यूनिट सुने होंगे जिसमें हम लोग कहते हैं MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर कितना इंस्ट्रक्शन एक बार में ले रहा है, उसी को हम कहते हैं क्लॉक स्पीड। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में डेटा लेने की जो क्षमता है उसको क्लॉक स्पीड से मेजर किया जा सकता है। पाइपलाइनिंग का मुख्य लाभ क्या है कि यह एग्जीक्यूशन की टाइम लिमिट को घटाता या बढ़ाता है। तो आंसर आपका बी ऑप्शन। आगे रहिएगा। बस का काम क्या है, बस कंप्यूटर में बस क्या करता है, बस हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर, बस हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। ये सवाल अभी हमारे ख्याल से उसमें आया था, आपका कौन सा पेपर था, जेई वाला। उसमें आपका प्रश्न पूछा गया था बस, कि कंप्यूटर में जो डेटा अंदर ट्रेवल करते हैं सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर के माध्यम से, वो डेटा किस तरीके से ट्रेवल करते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया गया था बस के माध्यम से। तो बस क्या है, क्या ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बताइए। बस, बस का काम क्या है, कौन बता रहा है, जो बता रहा है वही बताए बस। एक साथ सब बोलो कि किसी का समझ में नहीं आता। बताओ, बताइए भैया। हम्म, डेटा ट्रांस एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, अरे नहीं, बैठिए, बताइए भैया। बस आपका कहना है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर करता है बस, बोलिए, जिसको जो समझ में आया बताइए, कोई जरूरी नहीं कि एकदम। कहाँ, बाहर कि अंदर, अंदर, बैठ जाइए और बताइए, बोलिए। बस क्या है, बस, हाँ, CPU और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में, नहीं, हार्डवेयर, हार्डवेयर। बैठिए, होता क्या है, जैसे आप एक स्ट्रक्चर अभी ऊपर यहां देख रहे थे,
आप देखिएगा यहां पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया था, ये वाला, ये देखिएगा, ये जो बीच में ये रेड रेड लाइन दिख रही है ना, ये रेड रेड लाइन कह लीजिए, या जो भी आपके बीच में एरो जैसा दिख रहा है, ये सब आपको बस की तरफ इशारा कर रहा है कि आपने डेटा सबसे पहले कहां पर लाया, इनपुट डिवाइस के थ्रू सीपीयू में लाए। और ये पूरा सीपीयू का स्ट्रक्चर है। इस सीपीयू के स्ट्रक्चर में आपको ये देखने को मिल रहा है कि हर एक पार्ट, चाहे वो एएलयू हो, चाहे वो कैश मेमोरी हो, वो चाहे आपकी इंस्ट्रक्शन के लिए सीयू मेमोरी हो, या फिर आपकी किसी भी डिवाइस की बात करेंगे तो वो डिवाइसें आपस में क्या होती है, सर्किट के माध्यम से जुड़ी होती हैं। सर्किट क्या होती है, सर्किट एकदम बारीक महीन सा तार होता है जो उन डिवाइसों को जोड़ता है। और जैसे ही आप, जैसे आपने प्रिंटर कंप्यूटर में लगाया तो आप प्रिंटर का वायर ले जाके सीपीयू में लगा देते हैं, और जब आप सीपीयू में लगाएंगे तो जहां आपने लगाया वहां से एक सर्किट निकलकर दूसरी डिवाइस तक गई है। तो जब आप प्रिंटर का वायर लगाते हैं तो वह सर्किट के थ्रू आपका डेटा वहां तक जाता है। तो जिस माध्यम से आपका डेटा ट्रेवल कर रहा है उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, बस कहते हैं। कि जैसे बस की संरचना होती है कि आप एक डेटा को या एक पैसेंजर को यहां से वहां पहुंचा रहे हैं, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में बस एक तरीका है, एक पद्धति है जिसके माध्यम से हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इसके लिए हम लोग जिस सर्किट का प्रयोग करते हैं वो सर्किट आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड के माध्यम से जुड़ी होती है। मदरबोर्ड आप लोग जानते होंगे कहाँ पाया जाता है, मदरबोर्ड कंप्यूटर के किस भाग में पाया जाता है, सीपीयू में ना। मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, क्या मदरबोर्ड का काम क्या है, मदरबोर्ड का काम क्या है, बोलिए, मदरबोर्ड का काम क्या है, ऑप्शन दे दे। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर को जोड़ना, ऑप्शन है हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, ऑप्शन है सॉफ्टवेयर टू सीपीयू, सॉफ्टवेयर टू सीपीयू, ऑप्शन है सीयू को मेमोरी यूनिट से जोड़ना। बताइए मदरबोर्ड का काम क्या है। ऑप्शन ए, डी, सी, बी बच रहा है, बी बच रहा है, बी को बता दो कोई लोग, जो नहीं बताए वही सही है। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ता है। अच्छा नहीं, मदरबोर्ड है ना, एक सेकेंड, मदरबोर्ड है तो इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। मदरबोर्ड था तब तो आपका कोई विकल्प सही नहीं, तब भी आप लोग जीते नहीं, क्योंकि जीते थे तो तब जब आप कहते कि अरे हमें तो कोई सही नहीं लग रहा है, आप तो कह रहे नहीं हमारे हिसाब से तो एक तो सही है। आप लोग जो है कोई ना कोई तो सही कर ही लेते हैं। क्या भाई कौन सा सिस्टम है इनका। चलिए तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आपके मदरबोर्ड का काम क्या होता है, हार्डवेयर को हार्डवेयर से जोड़ना। ठीक, मदरबोर्ड ही क्या करता है, सीपीयू को प्रिंटर से जोड़ता है। तो सीपीयू क्या है, हार्डवेयर है, प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर है। सीपीयू को स्कैनर से जोड़ता है, मदरबोर्ड ही सीपीयू को माउस से जोड़ता है, सीपीयू को कीबोर्ड से जोड़ता है। तो क्योंकि सभी का वायर आप कहाँ लगाते हैं, सीपीयू में, और सीपीयू में अंदर क्या पाया जाता है, मदरबोर्ड पाया जाता है। तो जो वायर आप लगा रहे हैं, जहां लगा रहे हैं वहीं पर मदरबोर्ड होता है। जैसे हमारे फोन में जहां हम चार्जर लगाते हैं ना, वहीं चार्जर वाली जगह पर आपको मदरबोर्ड मिलता है। इसीलिए जब आपका फोन जैसे सीधे ऐसे गिरेगा ना, तो जहां चार्जर होता है वहां अगर झटका लगा तो सर्किट टूट जाती है, और सर्किट टूटने का मतलब कि अब आपका चार्जर काम नहीं करेगा, आपका स्पीकर काम नहीं करेगा, ऐसे सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर से हार्डवेयर को जोड़ने का काम कौन करता है, मदरबोर्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर, बस का काम क्या है, डेटा ट्रांसफर करना, डेटा ट्रांसफर के बीच विभिन्न कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन बताइए। फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट कह रहे हैं ना, कंप्यूटर में रजिस्टर क्या है, फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट मेमोरी। रजिस्टर फाइल क्या है, कैश मेमोरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, मेन मेमोरी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन उससे भी अच्छा विकल्प आपको बी ऑप्शन में दे रहा है, तो फिर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ए आंसर से भी अच्छा ऑप्शन बी आंसर है। अगला बताइए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का उपयोग कब किया जाता है? सीपीयू को इन्वॉल्व किए बिना इनपुट आउटपुट डिवाइस को मेमोरी एक्सेस देने के लिए, जो काम आपने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि आपने कहा कि मेमोरी यूनिट होती है जिसमें मेन मेमोरी का काम होता है। मेन मेमोरी का काम होता है कि वो सीधे आपके डेटा को जब आप इनपुट करते हैं तो इनपुट वाले डेटा को सीधे मेन मेमोरी में पहुंचा दिया जाता है। फिर मेन मेमोरी उस डेटा को सीयू के पास या उस डेटा को एएलयू के पास पहुंचाती है। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है कि आपका डेटा डायरेक्ट मेमोरी के पास पहुंचा दिया गया। तो सीपीयू को इन्वॉल्व किए बिना इनपुट आउटपुट डिवाइस को मेमोरी एक्सेस दे दिया जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन। एमआईएमडी का फुल फॉर्म क्या है? एमआईएमडी का फुल फॉर्म क्या है बताइए। ए फुल फॉर्म जानते हैं कि नहीं? जिसको नहीं पता हो लिख लीजिएगा, फिर जिसको नहीं पता हो लिख लीजिएगा, ये नहीं कि फिर बताना पड़े कि अरे लिख लो, क्योंकि अब हम फिर पूछेंगे भी एक दो दिन बाद जब आप भूल जाएंगे। जब आप भूल जाएंगे तब हम पूछेंगे। इसका आंसर होगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। आंसर आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर। कल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल वाले से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है बताइए। वर्चुअल शब्द से आप क्या समझते हैं? जिन्हें देख नहीं सकते। बताइए भैया, वर्चुअल मेमोरी से आप क्या समझते हैं? बोलिए दीदी, आप लोग भी। डेटा को अब नहीं बोलेंगे। इतना जो है बाहर वाली लड़कियों से शर्माया करो तुम लोग, जितना अंदर समाते हो। बाहर अभी कोई मिल जाए तो बुलबे रह जाए, बोलते ही रह जाएंगे। अब यहाँ कह रहे हैं बुलाओ, बताओ फिर से। तो बोलो भैया, वर्चुअल मेमोरी से क्या समझते हैं? बताइए। क्या क्या नहीं, क्या पढ़ा दें? अलग से आना, अलग से आना कह तो रहे हैं। अब 2 तारीख को वही हाल है, दुआरे आई बारात, तब कह रहे हैं पढ़ा दीजिए पहले। तो मतलब देखिए जरा, कैसे कह सकते हो तुम यार? 2 तारीख को पेपर, तुम कह रहे हो पढ़ा दीजिए पहले। हाँ, तो हम कह तो रहे हैं ओवरव्यू तो बताएंगे ही, लेकिन आप जब पढ़कर आएंगे तब ओवरव्यू समझ में आएगा। जैसे आप कुछ ना पढ़कर आइए और हम सोचिए कि ओवरव्यू ऐसा होता है ना कि आप लोग पढ़े हैं, एक बार सारा इमेज दिखा दिया गया आपको, यहाँ यहाँ से चीजें समझा दी गई, उसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्वेश्चन में ही मिलती हैं। अब आप ये समझिए कि वर्चुअल मेमोरी की क्या कोई परिभाषा लिख कर परिभाषा हम लिखा सकते हैं, लेकिन हम अब वर्चुअल मेमोरी को प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकते हैं। या वर्चुअल मेमोरी कैसे समझाई जा सकती? वर्चुअल मेमोरी का एक अच्छा खासा एग्जांपल आपके पास खुद है कि आप फेसबुक यूज करते हो, आप ईमेल यूज करते हो, आप डिजी लॉकर यूज करते हो। ऐसी मेमोरी जो आपको फिजिकली न दिखाई दे, लेकिन आप उसमें डेटा ज्यादा रख पा रहे हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज्यादा है और वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह एक्सेस कर सकती हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो चीज फिजिक जो आपको हम लिखा कर दिखा सकते थे या आपको इमेज के थ्रू समझा सकते थे, वो हमने समझाया। जहां पर होगा पॉसिबल समझाएंगे, फिलहाल आप पढ़कर आएंगे तभी समझ में आएगा।
और अब समय नहीं है इतना कि हम आपको एक एक दिन एक एक टॉपिक समझाएं और लिखाएं पढ़ाएं सब। फिजिकल रैम से ज्यादा मेमोरी प्रोवाइड करती है, फिजिकल रैम से ज्यादा। रैम की कैपेसिटी कम होती है क्योंकि रैम कैसी मेमोरी है, टेम्परेरी है। और वर्चुअल मेमोरी कैसी होती है, परमानेंट होती है। वर्चुअल मेमोरी परमानेंट होती है। परमानेंट इसलिए होती है कि भाई आप फेसबुक का डेटा तब तक रख सकते जब तक कि आप उसका डेटा डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन रैम का डेटा लाइट के जाते ही अपने आप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो उसकी मेमोरी अच्छी अपने आप क्या हो गई, अच्छी हो गई, इसकी मेमोरी क्या हो गई, डाउन हो गई। तो वर्चुअल मेमोरी होती है आभासी मेमोरी, या इसी को हम लोग कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। सीयू का काम क्या है, सीयू का काम कंट्रोल करना। सीयू का फुल फॉर्म ही है कंट्रोल यूनिट। तो काम क्या है, कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना, डेटा को कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना, प्रोग्राम को कंट्रोल करना। जो डेटा यहां से वहां जा रहा है उसको कंट्रोल करना कि यहां ही जाना है, उसको कहीं अगर दूसरे रास्ते जा रहा होगा तो उसको नियंत्रित करना, उसको सही जगह पर पहुंचाना। तो ओवरऑल क्या करना, कंट्रोल करना। और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस या सीयू से एएलयू के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। तो ये काम किसका है, सीयू का है। आगे देखिएगा अगला, बताइए। ये भी आप लोग पढ़ लिए। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में एक ही मेमोरी डेटा के लिए भी और प्रोग्राम के लिए भी। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में दोनों के लिए सेपरेट मेमोरी। तो आंसर आपका ए ऑप्शन। आगे देखिएगा 14 नंबर। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हम बात करते हैं एंड हेल लॉस के बारे में, तो ये क्या होता है, जब हम पैरेलल कंप्यूटिंग की बात करते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग इन द सेंस कि जैसे हम सुपर कंप्यूटर की बात करें ना, जब सुपर कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देखिएगा तो कहीं कहीं पर आपने देखा होता है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, एक बड़ी साइज का होता है। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि हम लोग कई सारे छोटे कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक ऐसे कंप्यूटर का विकास करते हैं जिसको हम पैरेलल कंप्यूटर कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब एक साथ फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सभी कंप्यूटरों में एक साथ फंक्शन करता है। तो ऐसे कंप्यूटर में जहां पर एक इंस्ट्रक्शन पास करने पर सारे कंप्यूटर अपने आप प्रोसेस करना शुरू करेंगे, तो ऐसे कंप्यूटर को हम लोग पैरेलल कंप्यूटिंग कहते हैं, या इसके काम करने के तरीके को पैरेलल कंप्यूटिंग कहा जा सकता है। तो पैरेलल कंप्यूटिंग में स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग इस लॉ का प्रयोग, या इस लॉ का काम ही है कि वो स्पीड बढ़ाने का काम करता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सुपर कंप्यूटर के बारे में बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लिए हैं। पाइपलाइनिंग में क्यों किया जाता है, ब्रांच प्रेडिक्शन का उपयोग पाइपलाइनिंग में यानी स्पीड कम करने के लिए क्यों किया जाता है, बताइए। ब्रांच हैजार्ड्स को कम करने के लिए, हैजार्ड्स मतलब उनकी जो भीड़ है या जो उनके अलग अलग शाखाएं बटी हुई हैं उनको कंट्रोल करके उनके इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है। डेटा हैजार्ड्स को कम करने के लिए या संरचना की भीड़ को कम करने के लिए, तो आप कह सकते हैं या मेमोरी एक्सेस के लिए। बताएं, बोलिए क्या होगा, ए। पाइपलाइनिंग में आपने पढ़ा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है। और इंस्ट्रक्शन की स्पीड को कंट्रोल क्यों किया जाता है, ताकि हम एग्जीक्यूशन क्या कर सके, सही तरीके से कर सकें, एग्जीक्यूशन को सही तरीके से कर सके। सही मतलब उसको सरल तरीके से उसका काम पूरा किया जा सके। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मेमोरी एक्सेस को करने के लिए, मेमोरी एक्सेस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि एग्जीक्यूशन आपका क्या हो सके, सरल हो सके, कम समय में पूरा किया जा सके। बताइए, एस रैम और डी रैम पता है दोनों क्या होते हैं, फुल फॉर्म पता है, फुल फॉर्म एस रैम का फुल फॉर्म क्या है, एस और डी फुल फॉर्म बताइए। स्टैटिक हो गया और डायनामिक हो गया। स्टैटिक सस्ता होता है कि डायनामिक सस्ता होता, बताइए। दोनों में अंतर क्या है पहले बताइए, तब सस्ता महंगा तो अपने आप पता चल जाएगा। बोलिए, रैम की परिभाषा बताइए पहले।
परिभाषा है ये? परिभाषा क्या होती है यही नहीं जानते? बोलो। और क्लास में जब बैठा करिए टोपी पीछे कर लिया करिए, मुंह तो दिखे। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं टोपी लगाना जरूरी, लगाइए बिल्कुल, लेकिन उसका वो तो पीछे कर लीजिए, दिखे तो मुंह आपका। हम चेहरे ही नहीं पहचान पाएंगे, बाहर कभी दिखोगे देखे हम भी सोचेंगे पता नहीं कौन जा रहा है। मान लो हम तुमको वहीं मार और दिए, तब तुमको जब पहचानते रहेंगे तो तुमसे भी डरेंगे हम। तो इसीलिए अपना चेहरा और हर तरीके से दिखा लिया करिए आप लोग, बिना बाल के, बाल के, चश्मा के साथ, बिना चश्मा के साथ। बताओ भैया रैम क्या है? रैम परमानेंट मेमोरी कौन कह रहा है? वन टाइम मेमोरी है। जब और डाउनलोड नहीं करेंगे तो रैम का काम नहीं है। डेटा स्टोरेज फैसिलिटी इसमें नहीं होती। ऐसा कैसे कह सकते हो? और न जाए तब तो कुछ रखा रहेगा। तब फिर कैसे कह रहे हो कि डेटा स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है? बैठ जाइए, बैठ के बताइए जिसको बताना हो। ऑनलाइन वाले लोग भी बताएं भैया, खाली ABCD करेंगे, बताएंगे नहीं। ABCD पैसा दिए हैं। बोलो भैया। तुम लोग भी बोलो, बोलो दीदी। नहीं काहे, हमें नहीं पता, हम पेपर नहीं देंगे। इस बार अभी जो है फाउंडेशन कोर्स ले लिए हैं कि 2-4 साल अभ्यास करेंगे। रैम की परिभाषा नहीं बता पा रहे, सब पता है लेकिन तुम लोग जो है आधा सोचते कौन बोले छोड़ो, और आधा जो है कह रहे हैं कि हम आपको नहीं बताएंगे, हमको सब पता है। बोलो भैया। नहीं पता? ऐसे कैसे नहीं पता? कौन बताया था? कह रहे फुल फॉर्म बताया गया था, कौन बताया था? ऐसा कौन सा शख्स था? रैम क्या है? रैम का फुल फॉर्म तो जानते ही हैं। खैर आप ये जान लीजिए कि रैम कैसी मेमोरी होती है? टेम्परेरी। रैम को और किस नाम से जाना जाता है? रैम क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी डेटा जो हमारे कंप्यूटर में इंटर करेगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? रैम के पास। और रैम के पास से निकलकर वो कहां पर जाएगा? रोम के पास। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रोम आपके डेटा को स्थायी तौर पर सेव रखता है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि रैम सेव नहीं करता है। रैम सेव करता है, लेकिन वो तभी तक सेव करता है जब तक कि आप कंप्यूटर को कॉन्स्टेंटली पावर देते रहेंगे, लगातार सप्लाई देते रहिए, वो आपके डेटा को सुरक्षित रखा रहेगा। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपने कोई ऐप इंस्टॉल करना शुरू किया है, तो जब तक ऐप इंस्टॉलिंग हो रहा है, इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग, तो वो रैम में है। जब वो डेटा आपका ऐप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? रोम में। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रैम कैसी मेमोरी है? प्रोसेसिंग मेमोरी है, जो प्रोसेस के दौरान डेटा को सेव रखती है, और प्रोसेस के पश्चात कहाँ सेव हो जाता है? रोम में, या रोम कह लीजिए, या कोई भी जो भी सेकेंडरी मेमोरी है वहां सेव हो जाता है। तो रैम कैसी मेमोरी? अस्थाई। वो डेटा को तभी तक सेव रखेगी जब तक कि आपके कंप्यूटर को लाइट मिलती रहे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सेव नहीं करती है, सेव रखती है, लेकिन टिल सप्लाई, आपके सिर्फ सप्लाई देने तक। एस रैम और डी रैम में अंतर यह है कि एक ऐसी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहेंगे जिसको पड़ेगी, इसका मतलब उस पर मेहनत ज्यादा है। जो मेहनत ज्यादा लेगा वो कैसा मिलेगा? सस्ता मिलेगा। जो मेहनत ज्यादा लेगा वो सस्ता मिलेगा, जो मेहनत कम लेगा वो महंगा मिलेगा। जैसे आप लैपटॉप में बात करते हैं, लैपटॉप में आप कोई भी एप्लीकेशन खोलिए, फेसबुक चलाइए, फेसबुक चलाने के बाद आपके ऊपर क्लोज का ऑप्शन है, आपने वहां से फेसबुक बंद कर दिया तो वो बंद हो गया। लेकिन आपकी मोबाइल में क्या है कि आपने फेसबुक चलाया, और फेसबुक चलाने के बाद आप होम बटन दबाकर बाहर आ गए, तो क्या आपका फेसबुक बंद हो गया? नहीं, फेसबुक अभी बैकग्राउंड में चल रहा है।
फिर आप क्या करते हैं कि आप अपने फोन को रीस्टार्ट करते हैं या आप अपने मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं, तब जाकर आपका फेसबुक क्या होता है, बंद होता है। तो आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। कहां पर? जहां आपका डी रैम होगा, यानी जहां आपकी मोबाइल की बात आएगी वहां डी रैम होगा, जहां कंप्यूटर की बात आएगी वहां क्या होगा, एस रैम होगा। तो एस रैम आपका महंगा मिलता है क्योंकि उसमें मेहनत कम करनी है, और ये आपका सस्ता मिलता है, इसमें मेहनत ज्यादा करनी है। और सस्ता होना भी जरूरी है क्योंकि आपको मोबाइल कैसी चाहिए, सस्ती चाहिए। अब मोबाइल ज्यादा महंगी हो जाएगी तो भी अच्छा नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। एस रैम क्या होता है, फास्टर होता है लेकिन एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। तो आंसर आपका ए ऑप्शन हो गया। डी रैम आपका स्लो काम करता है और कैसा होता है, सस्ता होता है। भाई जब आप उसको बहुत सारा काम एक साथ देते रहोगे, वो सबको रखता जाएगा तो अपने आप उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला देखिएगा, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट का मतलब ऐसे हिंदी में बोलते हैं बाधा डालना, है ना। इंटरप्ट का मतलब होता है कि कोई फंक्शन चल रहा है उसमें बीच में कोई रुकावट आ जाए। तो आप असिंक्रोनस इवेंट के लिए, असिंक्रोनस का मतलब होता है, जैसे हिंदी में आप इसको कह सकते हैं, असिंक्रोनस का मतलब ऐसी चीजें जो आपके कंप्यूटर के लिए जरूरी ना हो, असुरक्षित हो, जो आपके कंप्यूटर के लिए वैलिड ना हो। तो ऐसे किसी इवेंट के माध्यम से हम डेटा को या सीपीयू को क्या कहते हैं, इंटरप्शन देते हैं, तो उसी के लिए कह रहा है इंटरप्ट। आगे बढ़िएगा, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर का कार्य क्या होता है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट करता है। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। क्लॉक साइकिल मतलब जैसे देंगे सिर्फ वैसे ही काम करता जाएगा, ऐसा नहीं है। रिवर्स डेटा फंक्शन नहीं करता है, ये आपका कॉल क्लॉक साइज में, यानी कि आपकी घड़ी की दिशा में एग्जीक्यूशन करता है। जैसे डेटा देंगे आगे की तरफ वो एग्जीक्यूट करता हुआ बढ़ता जाएगा। जब आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तब, सिंगल इंस्ट्रक्शन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बताइए इसका फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट, फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट, सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर। जब भी कभी फास्टेस्ट की बात आए तो स्टार्टिंग में या तो रजिस्टर रखिए या तो कैश। अगर रजिस्टर दिया है तो रजिस्टर ही होगा, और अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं दिया है तो कैश को रख सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखिएगा, बोलिए। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या है? आप जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसकी बनावट, उसके काम करने का तरीका, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, कहां पर कौन सा इंस्ट्रक्शन जाएगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ओनली हार्डवेयर डिजाइन नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब हम लोग कल जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम आपको बता दे रहे हैं, टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब आपको पढ़ना क्या होगा, आप कहेंगे इसमें कुछ है ही नहीं, सब तो पता ही है, इनपुट क्या होता है आउटपुट क्या होता है। आपको पढ़ना क्या होगा कि अगर आपको ज्यादा समय लगे तो आपको एक काम ये कर लेना है कि आपको सिर्फ पढ़ के आना है प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर का मतलब प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, प्रिंटर कैसे काम करता है, कौन सा प्रिंटर अच्छा होता है, कौन सा प्रिंटर सस्ता होता है, ये आपको। परीक्षा मंथन आती है ना लाल वाली, एक परीक्षा मंथन आती है और एक आपकी बालाजी पब्लिकेशन आती है। यही दो किताब कंप्यूटर की अच्छी है, वैसे तो बहुत सारी हैं। तो अगर कोई हो तो फिर उसी से काम चला लीजिएगा, और अगर कोई नहीं है, खरीदना हो तो बालाजी या परीक्षा मंथन खरीद लीजिए, अच्छी है, डिटेल में दिया हुआ है, थ्योरी पढ़ लीजिए, बाकी प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, हाँ इंग्लिश में भी आती है, दोनों जो आपको लगे ले लीजिएगा। क्यू आर कोड का फुल फॉर्म बता दीजिए पहले, क्यू आर कोड, क्यू आर क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, प्रोग्राम है, लैंग्वेज है, बताइए, बोलिए सभी लोग। क्यू आर कोड में क्यू आर क्या है? आपने कहा फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स। अब हम बात कर रहे हैं कि क्यू आर क्या है, एक हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है कि प्रोग्राम है कि भाषा है?
या एक ऑप्शन दे देते हैं ऑल ऑफ द एबव। बताइए। लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहां से बताओ, अब इसके अलावा कोई और थोड़ी बता देना है। 5 है, एक और लेना हो तो नन ऑफ द एबव ले लो। सरल तुम लोगों के लिए सबसे, जहां कुछ न मिले वहां नन ऑफ द एबव। निगेटिव मार्किंग नहीं है। ए, चलो नीलामी शुरू हो गई है, बताओ। नजर अहमद जी का आंसर आ गया है, लैंग्वेज है, भाषा है। कौन कह रहा है भाषा है? कोई कह रहा है? बताइए ईमानदारी से, कोई नहीं, जिसको जो लग रहा हो बताइए। और जब गलत को सही कर देंगे तो शायद ज्यादा याद हो जाएगा, इसीलिए ये ना सोचा करिए कि हमको नहीं आ रहा है या हम गलत बता देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। लैंग्वेज तुम्हारे हिसाब से और लगा दें? अब जब तुम दो में जा रहे हो तो तुम और लगा लो। ये सी और डी दोनों बता रहे, तो दोनों फिर कैसे आंसर लगेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहना है तो लैंग्वेज ही कह दो ना, कि भाषा तो है। अच्छा ये कह दो, जैसे हम पूछ रहे हैं हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, तो तुम बोलो हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज कहो या लैंग्वेज कहो, लैंग्वेज है ना। जरूरी नहीं है लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारे हिसाब से सी और डी दोनों ना। चलिए और बताइए। ठीक है, जितने लोग ओनली सी ऑप्शन दिए हैं वो सही है। प्रोग्राम अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है। लैंग्वेज से मिलकर हम कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं, अब इसी हिंदी भाषा को अगर हम सिर्फ क ख ग घ बोले तो आप बोले कि आप भाषा बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई किसी बात को समझा रहे हैं आपको, तो आप कहेंगे कि आप इस पर्टिकुलर शब्द की परिभाषा बता रहे हैं। तो ऐसे में आप ये कहिए कि QR कोड क्या है? एक प्रोग्राम है। लैंग्वेज क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि लैंग्वेज अगर हम ऐसे समझना चाहें कि आप लैंग्वेज क्यों नहीं कहे, हमको तो लैंग्वेज लग रहा था, तो लैंग्वेज आप समझ सकते हैं ना। आज नहीं कल मान लीजिए आपको कंप्यूटर की भाषा सिखा समझा दी जाए तो आप तो भाषा पढ़ लेंगे फिर। तो QR कोड को कभी आप पढ़ सकते हैं क्या? कभी किसी भी परिस्थिति में, आज नहीं आप साइंटिस्ट बन जाएंगे तो भी आप QR कोड को पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। जब जिसको पढ़ नहीं सकते तो उसको भाषा कैसे कह सकते हैं? उसको भाषा नहीं कहा जा सकता है। कंप्यूटर की भाषा में या कंप्यूटर के अंदर कभी भी कोई भी ऐसा शब्द आपको दिखाकर पूछा जाए जिसको आप न पढ़ पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं, बस आपको ये पता है कि इसका अगर हम स्कैन करेंगे तो इससे हमको ये रिजल्ट मिलना है, तो उसको आप प्रोग्राम कह सकते हैं। कंप्यूटर में कई सारे छोटे छोटे सेट ऑफ लैंग्वेजेस मिलाकर कोड होता है, और फिर कोड मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोग्राम बनाते हैं। और उस प्रोग्राम का अपना एक काम होता है, जहां पर इसका काम है आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को कम समय में रिजल्ट के तौर पर प्रोवाइड करना। जैसे क्विक रिस्पांस, तुरंत प्रतिक्रिया देना। हम आपको स्कैन कर लें, आपके बारे में सारी जानकारी हमको मिल जाएगी, तो ये चीज होती है। तो QR कोड क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है। कैसे बना है? तो आप कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज से मिलकर बना है, लेकिन लैंग्वेज कहना गलत होगा। ठीक, आप हमें बता दीजिए कि हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा कैसी डिवाइस है? इनपुट है कि आउटपुट है? डिजिटल कैमरा इनपुट है कि आउटपुट है? कि इनपुट आउटपुट बोथ है? कि दोनों में से कोई नहीं? बताइए। डिजिटल कैमरा सी। कोई और किसी को लग रहा है तो बताइए। डिजिटल कैमरा दोनों? बोलो भैया। एक और एग्जांपल दे दे। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं।
बताइए। बोलिए, बताओ। सी। और कोई विकल्प किसी को? ए। ए आ गया, ए नहीं होगा भैया। इनपुट आउटपुट बोथ। ए कैसे लगा रहे? ए फोटो खींचेंगे तुरंत दिख जाएगा, देखो कैसा आया, तो दिख गया ना। शादी उदी में आजकल ये कैमरा यूज होता है। पहले वाला कैमरा होता जिसमें रील धुलवाई जाती थी, तो वो पूछते तो वो इनपुट होता। कैमरा जल्द जनरली कैमरा अगर होता सिर्फ कैमरा, तो कैमरा हमेशा कैसी डिवाइस होती? इनपुट। लेकिन डिजिटल कैमरा इन सब से अलग है, 2 in 1 है, डिब्बे पे लिखा ही होता है 2 in 1। तो जब 2 in 1 है तो वो कैसी डिवाइस हो गई आपकी? दोनों हो गई। हेडफोन कैसी डिवाइस है? हेडफोन और हेडसेट अलग है दोनों? दोनों अलग हैं, बताइए। हेडफोन और हेडसेट। हेडफोन पहले क्या है बताओ? आउटपुट। और हेडसेट? हेडसेट दो नहीं देखा? बताओ, कौन नहीं देखा? नहीं देखे? देखे हो भैया। हेडसेट क्या होता है? एक एक हेडफोन खरीदोगे, ऐसा ही दिखेगा जैसे बड़ा वाला दिखता है सर पे लगा के, लेकिन जब वो वाला खरीदोगे तो उसके बॉक्स पर लिखा होगा 2 in 1। ऐसा हेडफोन है जो जैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिएगा और गाना बजाएगा, फिर जब आपको बात करनी होगी तो आप वैसे ही लगाए रहिए और बात भी करेगा आपको। यानी कि उसके अंदर माइक की भी क्वालिटी दे दिया है, माइक की भी क्वालिटी है और आपके फोन की भी और आपके स्पीकर की भी क्वालिटी है। तो इसका मतलब वही हेडफोन स्पीकर, माइक और स्पीकर दोनों का काम कर रहा है, तो वो 2 in 1 है। तो वो कैसी डिवाइस हो गई? वो आपकी दोनों हो गई, इनपुट और आउटपुट बोथ हो गई। इसको नाम ही दे रहे हैं हेडसेट, कि आपका दोनों काम करेगा। और हेडफोन जो होता है वो अमूमन क्या करता है? स्पीकर का काम करता है, और स्पीकर का काम करता है तो वो सिर्फ इनपुट। जैसे ईयरफोन क्या है? तो 2 in 1 है। ईयरफोन क्या है? 2 in 1 है। आप लोग जो ब्लूटूथ स्पीकर यूज करते हो वो क्या है? 2 in 1 है। तो जो जो 2 in 1 होगा वो सब आपकी दोनों में आएगा। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के समय में ये तो वैसे डिवाइस बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाएंगी, आपको पता है कि ये बहुत सरल तरीके का सवाल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई एग्जांपल आपसे दे दिया जाए जहां कंफ्यूजन हो सकती हो, तो वो आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कोई डिवाइस बताइए जो स्कैनर का भी काम कर रही है और प्रिंटर का भी काम कर रही है, उसको क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे कि आउटपुट कहेंगे कि दोनों कहेंगे कि कोई नहीं कहेंगे? तो आप कह रहे हैं कि स्कैनर का काम कर रही है यानी इनपुट, और प्रिंटर का काम कर रही है यानी आउटपुट, तो दोनों है तो कैसी डिवाइस हो गई? इनपुट आउटपुट बोथ। ठीक, तो कल इसको पढ़कर आइएगा, कल इस पर जो डिटेल में जितना जो डाउट होगा सब पूरा किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।